So hello and welcome to JKC online platform. This is your Professor Manish Bam, and today we will be covering with chapter number 4 revision lecture. Chapter number 4 के अंदर the name of the chapter is risk assessment and internal control. और इस चैप्टर के अंदर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस पहले करेंगे, उसके बाद जो बेसिक्स हैं वो कवर करेंगे एंड दिस इज द मोड जिस तरह से अपन आगे बढ़ने वाले हैं. जब भी आप लोग इस चैप्टर को पढ़ते हो थोड़ा सा नाइटमेयर रहता है किसी किसी के लिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट किस तरीके से आ रहा है. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल फर्स्ट. सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करूंगा. दो ही टॉपिक इसमें मेनली कवर्ड है. रिस्क असेसमेंट इज वन, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो दैट. रिस्क असेसमेंट एक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक है. तो लेट अस टेक वन बाय वन द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल फर्स्ट. आपने पढ़ा ही होगा, दिस इज जस्ट अ रिवीजन लेक्चर, सो वी विल नॉट बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम मॉड्यूल. ईच एंड एवरी टॉपिक विच आई हैव स्टडीड फ्रॉम जेकेसी बुक मैंने रेफर कर दिया है आपको. जो क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासरूम लेक्चर्स में. टॉपिक भी रेफर कर दिया इफ यू वांट टू मैच इट कि सर ये वाला कहाँ है इसका आंसर. टॉपिक भी मैंने रेफर कर दिया कि वी हैव डन दिस इन चैप्टर नंबर 4 दिस टॉपिक. Okay, so that would be very comfortable for you. This is just for revising the major things we are having this lecture. So listen first. The first question from material, ICA material. The auditor shall obtain an understanding of the major activities that the entity uses to monitor internal control over financial reporting. Explain. So the topic is only with respect to monitoring of internal control. और जब भी ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी पहले साथ साथ समझाता जाऊंगा ताकि मैक्सिमम कवरेज हम लोग कर सकें. याद हो अगर आपको बच्चों, इफ यू रिमेंबर, कंट्रोल को जब आप स्टडी करते हो, कंट्रोल के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो 5 होते हैं. कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू ओनली विथ रिस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, कि जब भी ऑडिटर मॉनिटर करेगा इंटरनल कंट्रोल को, वो अंडरस्टैंडिंग लेगा मेजर एक्टिविटीज की, मॉनिटरिंग के लिए किस तरह से काम हो रहा है. अब उसमें उसको क्या क्या करना है. सो दिस इज द आंसर. सबसे पहले ऑडिटर को ये देखना है कि मॉनिटरिंग कैसे कर रहा है मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स की. क्या ऑनगोइंग एक्टिविटीज चल रही है. ऑनगोइंग एक्टिविटी मतलब मैनेजमेंट में ही कोई सुपरवाइजर अपॉइंट कर रखा है, सुपरवाइजर आके और ऐसे ही देख रहा है, या मैनेजमेंट से कोई बंदा रेगुलर नजर रखता है उसके ऊपर, सुपरवाइज करते रहता है, रिव्यू करते रहता है, कंट्रोल प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा है. सो क्या ऑनगोइंग एक्टिविटीज चल रही है. क्या सेपरेट इवैल्यूएशन में भी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया है और वो आके और इवैल्यूएट कर रहा है कंट्रोल्स को, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी पॉसिबल है ना. तो क्या एक्टिविटीज चल रही मॉनिटरिंग के लिए. दूसरा, एंटिटी को पता कैसे चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर कमियां हैं, देयर आर डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल. सो क्या वो बाहर वाली पार्टियों से इंफॉर्मेशन ले रही है. जैसे कस्टमर की कंप्लेंट आई, किसी रेगुलेटर ने कोई कमेंट किया आपके कंट्रोल्स के बारे में, सेबी ने कोई कमेंट किया, एमसीए ने कोई कमेंट किया. सो दिस विल इंडिकेट अ प्रॉब्लम इन इंटरनल कंट्रोल्स, और ये फिर कंसिडर करके वो मॉनिटर करेंगे क्या वो लोग सुन रहे हैं, ये बात ऐसी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कस्टमर के लोगों की कंप्लेन क्या है, रेगुलेटर्स का कमेंट क्या, क्या वो एक्सटर्नल पार्टी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसके बाद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और तीसरा, छोटी एंटिटीज, क्योंकि हमेशा स्मॉल एंटिटी का कॉन्सेप्ट इंटरनल कंट्रोल्स के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है. चाहे आप इनहेरेंट लिमिटेशंस बात करो कंट्रोल की, तब भी स्मॉल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है. चाहे आप कम्युनिकेशन की बात करो तब भी स्मॉल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है. चाहे आप मॉनिटरिंग की बात करो, यहाँ पे मॉनिटरिंग की बात करिए, तब भी स्मॉल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है. स्मॉल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा साथ में लिखना है. छोटी एंटिटी में मॉनिटरिंग में इतना लोड नहीं है, क्योंकि वहां जो ओनर मैनेजर होगा वो खुद ही क्या कर लेगा, वो खुद ही मॉनिटर कर लेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो सारे ऑपरेशंस में. तो चूंकि उसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट है, क्लोज है, तो वहां पर अलग से कोई मॉनिटरिंग के लिए, ऐसे सेपरेट इवैल्यूएशन के लिए इंटरनल ऑडिटर मुश्किल ही मिलेगा आपको. वहां पर मैनेजमेंट ही, या वहां का जो ओनर मैनेजर है वही क्या कर लेगा, मॉनिटरिंग कर लेगा. सो दिस इज ऑल ऑडिटर हैज टू टेक इनटू अकाउंट जब वो मॉनिटरिंग चेक कर रहा हो कि मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही कंट्रोल्स की मैनेजमेंट के द्वारा. क्लियर. सेकेंड, the second question is, and it's a very important concept, risk of material misstatement has two components and you have to define the risk of material misstatement. But before that, I'll help you in knowing the audit risk concept first. चैप्टर 2 में भी थोड़ा सा डिस्कशन आया था जब चैप्टर 2 का लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था या स्टडी किया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूं उसको.
और उसका रिलेशनशिप मटीरियलिटी के साथ क्या है ऑडिट रिस्क का, वो अपन चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 2 के रिवीजन लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये ऑडिट रिस्क क्या होती है सर? ऑडिट रिस्क मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इधर ऑडिटर ने ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट इश्यू कर दी, दैट इज नोन एज ऑडिट रिस्क। The risk of expressing inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated, that is known as audit risk. Now, audit risk has two components. Audit risk has two components. One is risk of material misstatement. One is detection risk. Risk of material misstatement means the risk written also, and on your screen also you can see what is risk of material misstatement. It's written very clearly, okay? Written very clearly that it is the risk that the financial statements are materially misstated prior to audit. Clear? Because the auditor, when he comes and conducts the audit, उससे पहले ना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो चुकी होगी। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क उसके दो कंपोनेंट है जिस क्वेश्चन में हमसे पूछे। सो लिसन केयरफुली। टोटल अगर मैं बाइफरकेट करूं तो ऑडिट रिस्क हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड वन इज डिटेक्शन रिस्क। Risk of material misstatement has two components. What are those two components? Sir, that is inherent risk and control risk. In a very simple manner, a very simple logic, if you understand this concept, because right now we are talking about risk of material misstatement. Simple तरीके से अगर अपन समझने की कोशिश करें इसको, risk of material misstatement मतलब books of accounts में गड़बड़ है, उसको रोकने के लिए मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स भी लगाए लेकिन फिर भी वो गड़बड़ रह गई। That is risk of material misstatement, because risk of material misstatement is the risk जो ऑडिट शुरू होने से पहले, प्रायर टू ऑडिट है। ऑडिटर आएगा उसके बाद तो उसको क्या करना है, अपना नेचर टाइम एक्सटेंड बढ़ा के लगाना है अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, और फिर डिटेक्शन रिस्क को कम करना है। सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट है, इनहेरेंट और कंट्रोल, और मैं साइमल्टेनियसली डिटेक्शन भी आपको समझा दूंगा। इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या होता है बच्चों, पता है? हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ वीकनेस है। देयर इज अ ससेप्शन, देयर इज अ डाउट कि एक असर्शन जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और ये रिस्क हम बिना इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किए हुए बात कर रहे हैं, और ये सब मैनेजमेंट के हाथ में है, ये दोनों मैनेजमेंट के हाथ में, इनहेरेंट रिस्क भी और कंट्रोल रिस्क भी। इनहेरेंट मतलब सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गड़बड़ होने की प्रोबेबिलिटी है, सस्पिशन है कि यहां गड़बड़ हो सकती है। एंड अभी कंट्रोल्स की तो बात ही नहीं कर रहे, बिना इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किया। एरर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। जजमेंटल मिस्टेक्स हो सकती है, एस्टिमेट्स वाले आइटम में मिस्टेक हो सकती है, फुल पॉसिबिलिटी। उसी को रोकने के लिए, उस इनहेरेंट रिस्क को रोकने के लिए मैनेजमेंट ने क्या लगाया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लेकिन वो रिस्क जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी क्या नहीं कर पाया, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पाया, वो कहलाएगी कौन सी रिस्क, कंट्रोल रिस्क। और इसीलिए इन दोनों का कॉम्बो हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें ऑडिटर का कोई हाथ नहीं, ये ऑडिट के शुरू होने से पहले की रिस्क है। इनहेरेंट मींस बिफोर कंसीडरिंग इंटरनल कंट्रोल, जो आपको सस्पिशन है अकाउंट्स में, असर्शंस में, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क इनहेरेंट रिस्क का ही वो हिस्सा, ऐसा बोलना भी गलत नहीं हुआ कि इनहेरेंट रिस्क का ही वही हिस्सा जो कंट्रोल भी क्या नहीं कर पाया, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पाया, वो क्या बचेगा, कंट्रोल रिस्क। एंड दैट इज द आंसर हियर। तीसरा सर डिटेक्शन भी बताई दो, वो भी बता देता हूं। डिटेक्शन रिस्क मतलब ऑडिटर को जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर आ रही थी, जब वो आया तब उसको क्या दिखेगी, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का कंबाइंड दिखेगा उसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर ने अपने नेचर, टाइमिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर उतने नहीं लगाए जितना उस रिस्क को रिस्पॉन्ड करने के लिए जरूरी था, तो वो वीक ऑडिट प्रोसीजर की वजह से जो रिस्क बच जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग डिटेक्शन रिस्क। और अल्टीमेटली डिटेक्शन रिस्क जितनी बचेगी, ऑडिट रिस्क भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? सो आई जस्ट शो वन डायग्राम। दो कॉन्सेप्ट्स बना रखे हैं, वन इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वन इज डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनहेरेंट और कंट्रोल। इनहेरेंट रिस्क किसकी वजह से आती है बच्चों, वीक अकाउंटिंग सिस्टम, शॉर्ट में याद करने के लिए। कंट्रोल रिस्क वीक इंटरनल कंट्रोल, डिटेक्शन रिस्क वीक ऑडिट प्रोसीजर की वजह से। एंड अगर आपसे को रिलेशनशिप पूछे, इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में, सर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा,
चैप्टर 2 का रिवीजन करते समय भी मैंने आपको कहा था और मैं फिर कह रहा हूं, those who haven't seen chapter 2 first have to see that. तब भी मैंने बोला था जब भी दो आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप पूछता ना, बीच में क्या आना चाहिए आपका, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और आप उसके थॉट प्रोसेस से करोगे कभी गलती नहीं करोगे. अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, चेक दिस डायग्राम, ठीक है, क्लियरली ये डायग्राम बना रखा है, ठीक है, सो चेक दिस डायग्राम. अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है तो नेचर, टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी, ज्यादा की कम, ज्यादा होगी सर. तो जब नेचर, टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा होगी तो डिटेक्शन रिस्क अपने आप क्या हो जाएगी, कम. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स. सो दिस इज ऑल आई हैड टू से अबाउट दिस टॉपिक. क्लियर, बहुत कॉन्सेप्चुअली समझ के जाना है आपको इसको, ठीक है, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट, कि एसेज के अंदर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का सेपरेट कोई रेफरेंस नहीं है, वहां कंबाइंड असेसमेंट ही यूज करते हैं वर्ड का, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. सही भी है. जब भी हमने पढ़ा है, आप सोचो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 के बीच में हमेशा यही वर्ड आया था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. कोई सेपरेट क्लैरिटी नहीं थी इनहेरेंट रिस्क को. तो 4th चैप्टर में आके पता चला था हमें, अच्छा इनहेरेंट रिस्क ये है और डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क ये और डिटेक्शन रिस्क ये. सो इसमें वापस वही कॉन्सेप्ट लिखना है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है. ऑडिटर सेपरेट असेसमेंट करता है, एसेज डू नॉट रिक्वायर दैट, एसेज में सेपरेटली नहीं भी मांगा हो, बट ऑडिटर मे मेक अ सेपरेट असेसमेंट. इफ ही थिंक्स कि कंबाइंड असेसमेंट करना है, वो कंबाइंड भी कर सकता है, ठीक है. उसको लगता है नहीं मेरे को सेपरेटली करना है, मेरे को इनहेरेंट अलग देखनी है और फिर देखनी है उसकी वजह से, कंट्रोल की वजह से कितनी रिस्क आई, वो सेपरेट भी देख सकता है. डिपेंड करता है जो उस समय सर्कमस्टांसेस हैं, तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस लेने पड़ेंगे. जो मेथोडोलॉजी आप यूज करना चाहते हो उसके लिए आपको सेपरेट ज्यादा चलेगा कि कंबाइंड असेसमेंट से आपको काम चल जाएगा, वो आपके ऊपर है. सो यहां नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसे में रेफर नहीं कर रखा है या ऐसे में नहीं बोला है कंबाइंड सेपरेट असेसमेंट करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता. द आंसर सिंपल इज, ऑडिटर चाहे तो सेपरेट असेसमेंट कर सकता है, चाहे तो वो कंबाइंड असेसमेंट कर सकता है. डिपेंड करता है वो क्या मेथोडोलॉजी अपना रहा है, प्लस प्रैक्टिकली उस समय सिचुएशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और बाकी का कंटेंट सेम, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का कॉन्सेप्ट और उनका रिलेशनशिप लिखना है आपको, ठीक. तो दिस इज गिवन इन टॉपिक 1.2 एंड 2.2 ऑफ द JKSC बुक. लेट मी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. अगला अगेन इज वेरी गुड क्वेश्चन. ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंट्रोल एनवायरनमेंट की. And as I stated in question 1 also, there are 5 components of internal control. One is monitoring, वो पढ़ लिया. One is control environment. Control environment की जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होगे तो आपको उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते समय. तो there are specifically 7 points जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है कंट्रोल एनवायरनमेंट को जब आप समझ रहे हो. एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट याद करने का तरीका बहुत सिंपल बताता हूं, सुनना. सबसे पहले जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस होंगे, जो मैनेजमेंट होंगे, उनको माहौल कैसा रखना है सर, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज के साथ सब लोग काम करें. एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो कंट्रोल एक्टिविटीज भी अच्छी चलेंगी. तो उनको सबसे पहले क्या करना है, कम्युनिकेट करना है सारे एम्प्लॉइज को, सबको, और एनफोर्स करानी कि बोले यहां पर हमें ना इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हुए काम करना है. फाइन. और सबका कमिटमेंट मांगना है आपको कि सब लोग कमिटमेंट के साथ कॉम्पिटेंस से काम करेंगे. अब हो सकता है इसको याद करने का तरीका ऐसा, फिर कोई एम्प्लॉय पूछता है क्या सर हम तो कर लेंगे कमिटमेंट के साथ, आप बताओ. तो TCWG बोलता है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाले बोलते हैं हम भी पार्टिसिपेट करेंगे. मैनेजमेंट बोलता है हम भी हमारा एटीट्यूड, हमारी स्टाइल ऑफ ऑपरेशन, हमारा फिलॉसफी ऐसा ही रखेंगे, अब ईमानदारी के साथ काम करने का. और इसके लिए देखो हम एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मालूम है ना, हायरार्की होती है. उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रॉपर्ली सबको असाइन करेंगे, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसकी क्या अथॉरिटी, सबको क्लियरली बताएंगे. और इन सब के लिए हम HR की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस भी डिसाइड करके बना रहे हैं इस तरह से, ताकि सब लोग ईमानदारी से काम कर सके. सो दिस इज ऑल विच द ऑडिटर हैज टू सी कि क्या ऐसा कोई कम्युनिकेशन, क्या ऐसा कोई एनफोर्समेंट है, क्या सब लोग कमिटेड हैं कॉम्पिटेंस के साथ काम करने के लिए, क्या TCWG पार्टिसिपेट कर रहा है, मैनेजमेंट की स्टाइल ऑफ ऑपरेशन भी ऐसी है कि नहीं है, क्या इसके लिए एक स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बना हुआ है, उसमें प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, HR पॉलिसीज प्रैक्टिसेस प्रॉपर्ली लगा रखी है,
ये ऑडिटर को भी अंडरस्टैंड करना है उस कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब वो इंटरनल कंट्रोल्स को देख रहा होगा. फाइन. चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. And first I'll read this question first because the question has something to say. The question says, when auditor identifies deficiency, उसको deficiency मिली कहां पर? Controls में. So when the auditor identifies the deficiency and report on internal control, he determines the significant financial statement assertions that are affected by that ineffective controls. कुछ कंट्रोल्स इनइफेक्टिव थे, उससे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शन इफेक्ट हो रहे हैं और वो ऑडिटर को इवैल्यूएट करने हैं ताकि वो देख सके कि इसका इफेक्ट हमारी कंट्रोल रिस्क असेसमेंट पे कितना आ रहा है, हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी पे कितना आ रहा है, वो उसको देख सके. अब द इनडायरेक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग कि जब डेफिशिएंसीज होती हैं और डेफिशिएंसीज आपको लग रही है कि है, एक डेफिशिएंसी है, दो डेफिशिएंसी है, चार डेफिशिएंसीज और इंपैक्ट डाल रही है वो किसके ऊपर? हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी के ऊपर, रिस्क असेसमेंट के ऊपर, जो कंट्रोल के रिस्क हम असेस कर रहे हैं. तो फिर क्या आपको उसको कंसिडर करना है और फिर आप अपना स्ट्रैटेजी, अपना ऑडिट प्रोसीजर, अपना नेचर टाइम एक्सटेंड बढ़ाना चाहोगे? तो ये हम बढ़ाएंगे, पर आंसर लिखने का तरीका थोड़ा समझना. आंसर लिखने का तरीका कि अगर मान लो कभी कंट्रोल डेफिशिएंसी मिलती है, थोड़ा सा राउंड घुमा के दे रखा आंसर. अगर कभी कंट्रोल डेफिशिएंसी मिलती है तो हम ये देखते हैं कि कंट्रोल रिस्क कितनी है और हम ये देखते हैं अगर कंट्रोल रिस्क सिग्निफिकेंट है तो क्या सारे कंट्रोल्स हमने टेस्ट कर लिए क्या. अगर ऑडिटर को लगता है कि उसने कंट्रोल्स पे रिलाई किया है और कंट्रोल रिस्क नजर आ रही है पर वो मटेरियल नहीं है तो ठीक है. लेकिन उसको लगता है कि नहीं यार, कंट्रोल्स मटेरियल है प्लस कोई कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल भी नहीं था. भाई अगर ओरिजिनल कंट्रोल खराब है लेकिन कोई कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल इफेक्टिव है तो चल जाता है. कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हो. तो उस केस में वो ये करेगा कि ठीक है चलो मैं कंट्रोल पर रिलाई कर लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर उसको लगता है कि कंट्रोल जिस पे मैं रिलाई करने की सोच रहा हूं उसमें रिस्क है और वो अच्छा खासा इफेक्ट डाल रही है असर्शंस पे, जो ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा था, कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल्स है ही नहीं है भी सही तो वो इफेक्टिव नहीं है. मतलब एक कंट्रोल अच्छा नहीं तो उसका कॉम्पनसेटरी कंट्रोल है, वो भी इफेक्टिव नहीं है. तो फिर वो रिलाय नहीं करेगा किस पे? कंट्रोल्स पे. ठीक, क्लियर, फाइन. लेकिन उस सिचुएशन में भी अगर उसको लगता है बहुत सारे कंट्रोल्स में से कुछ कंट्रोल्स में कमियां हैं और अगर वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा के उस कमी को दूर कर सकता है, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के कंट्रोल की डेफिशिएंसी नजर आई होगी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा के वो रिस्क दूर हो सकती है, तो भी वो क्या कर सकता है? कंट्रोल पर रिलाय कर सकता है. तो लास्ट पैराग्राफ में और एक और इंटरेस्टिंग बात है, if deficiency relates to one control out of several, then he can rely on control, but he has to perform additional substantive procedure to adequately address that risk of deficiency in the internal control. तो मतलब 3 कैटेगरी में आंसर करना है. पहला, रिलाय कर सकता है जब उसको लगता है कि कंट्रोल रिस्क बहुत हैवी नहीं है, कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल्स इफेक्टिव है, रिलाय कर सकता है. रिलाय नहीं कर सकता, वो हैवी है. फिर अगर एक ही कंट्रोल में रिस्क है आउट ऑफ मेनी कंट्रोल्स, तो उसको ये डिसाइड करना है कि क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा के मैटर एड्रेस हो जाएगा, तो ही कैन रिलाई ऑन द रिमेनिंग कंट्रोल्स. क्लियर? So this was an indirectly tricky question. Done? Next, the next question says, there's a very again a simple question. इस बार कॉन्सेप्ट है, थोड़ा चैप्टर 2 का रेफरेंस भी है, और हम जेकेएससी की बुक में बात करें तो हमने ये टॉपिक चैप्टर 2 में पढ़ा था. टॉपिक नंबर 5 वाज देयर, बट इन मॉड्यूल ICA मटेरियल इट इज गिवन इन चैप्टर 4 का 6th क्वेश्चन, तो विल कवर दैट आल्सो, पर रेफरेंस आप चैप्टर 2 का लेना इसमें. द टॉपिक इज वेरी सिंपल. एंटिटी की जब आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो ऐसे 315 के हिसाब से, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, है ना. वो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेना, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस. वो कोई वन टाइम प्रोसेस तो है नहीं, चेंजेस होते रहते हैं, लगातार इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करती रहनी है, गैदर करते रहते हैं, एनालाइज करते रहनी है, तो वो तो आपको करते ही रहना. आपको बोला है बताओ कुछ एग्जाम्पल्स कि ये जो अंडरस्टैंडिंग आप लेते हो ना एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, ये आपको क्या करने में मदद करेगी. व्हाट दिस अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग व्हाट थिंग्स, क्या करने में मदद करेगी. बहुत सिंपल आंसर है सर.
एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, जैसे 315 का नाम ही क्या था, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इट्स एनवायरनमेंट। तो पहला तो काम यही हो गया ना सर, एंटिटी को समझ के हम रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस कर पाते हैं। तो एंटिटी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिस्क असेसमेंट उसी से होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि रिस्क असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसी से असेस होती है। सेकंड सर, एंटिटी को नहीं समझेंगे तो मटेरियलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? एंटिटी को नहीं समझेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो लगा रही है वो अप्रोप्रिएट है? एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे सर कंटिन्यूअसली तो कैसे पता चलेगा कौन से एरिया हैं जो स्पेशल एरियाज हैं, जहां पे ज्यादा ध्यान देना है, जो मटेरियल एरियाज हैं? और सर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठे हो गए हैं कि नहीं इकट्ठे हुए? एंड दैट इज व्हाई दिस एंटिटीज अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ लिसन, दो क्वेश्चंस हैं एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग के। एक, जब आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो आपको क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है, वो क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेके आपको क्या फायदा मिलेगा, एग्जाम्पल बताओ। आपको कहां कहां हेल्प मिलेगी, कहां कहां जज कर पाओगे आप इजीली काम को? तो ये सारे एरियाज एग्जाम्पल्स हैं सर, यहां यहां हेल्प मिलने वाली है। दिस इज नॉट लिमिटेड, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, बट दीज आर मेजर पॉइंट्स जहां पर सर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेके हमें मदद मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। अगर आप पूरा स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ो, लास्ट में क्लियरली बोला हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूछें। और 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। क्लियर टॉपिक है, चैप्टर 4 में अपन ने पढ़ा हुआ है, टॉपिक 5.2। सर एक तो कंट्रोल लगाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि सारे ट्रांजैक्शन ऑथोराइज्ड हो, जो ट्रांजैक्शन सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो ऑथोराइज्ड हो, सारे ट्रांजैक्शन करेक्टली अमाउंट के साथ करेक्ट अकाउंट में करेक्ट पीरियड में रिपोर्ट हो जाए, रिकॉर्डिंग हो जाए उन सब की। एसेट्स की सेफ्टी बरकरार रहे, अनऑथराइज एक्सेस कोई ना कर ले, यूज कोई ना कर ले। और एक चौथा कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम कंपेयर कर लें कि जो बुक्स में लिखा हुआ है और जो एक्चुअल फिजिकली पढ़ा हुआ है उसमें कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। सो देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल: एग्जीक्यूशन एज पर ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग, करेक्ट अमाउंट करेक्ट पीरियड, थर्ड verification from fourth is verification, recorded assets are compared with the existing, and third was safeguarding of asset, that is unauthorized access use से रोकना है उसको। These are 4 objectives, these are theoretical question, सीधा क्वेश्चन है, clear cut आंसर है इसका। Next, the next point comes, and this is again a bit knowledge based question, should remember, and I'll read the question also because this question is asking some specific point. The question says, it has been suggested that the actual operation of the internal control should be tested by application of procedural test and examination test. ये statement तो सबको पता है कि सर जब हम कंट्रोल्स को एक्चुअली टेस्ट करते हैं तो 2 तरीके होते हैं टेस्ट करने के, एक प्रोसीजरल टेस्ट, एक एग्जामिनेशन इन डेप्थ। प्रोसीजरल टेस्ट बोले तो सर हमें देखना है कि क्या इंटरनल कंट्रोल के प्रोसीजर्स को कंप्लाई किया जा रहा है। एग्जामिनेशन डेप्थ मतलब कुछ ट्रांजैक्शन, सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन को शुरू से लेके एंड तक हमें एग्जामिन करना है और वेरीफाई करना है कि उनमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है। मतलब वहां सिर्फ आपको प्रोसीजर ही चेक नहीं करना है, वह रेकमेंड भी करना होता है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग चैप्टर 4 जब आपने पढ़ा हुआ है ना। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एग्जाम्पल के साथ समझाओ, और वो भी एग्जाम्पल भी पूछा स्पेसिफिकली प्रोसीजर फॉर सेल्स का। कोई लोड वाला पॉइंट नहीं है, लोड वाला पॉइंट नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत EIS भी याद होगी ना तो भी कर लोगे, क्योंकि वहां आपने सब ऑर्डर टू कैश साइकिल पड़ी हुई है, ठीक है, परचेज टू पे साइकिल पड़ी हुई है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो पहला तो मीनिंग बता दिया प्रोसीजरल टेस्ट का मतलब क्या होता है। आई टोल्ड यू कि जब आपको चेक करना है कि क्या जो प्रोसीजर ले डाउन किए गए हैं मैनेजमेंट द्वारा, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, उसको फॉलो किया जा रहा है। जैसे इनिशिएट करना है ट्रांजैक्शन, कौन करेगा, ऑथराइज कौन करेगा, रिकॉर्ड कौन करेगा, डॉक्यूमेंट कौन करेगा, दैट इज ऑल अबाउट प्रोसीजरल टेस्ट। नाउ एग्जांपल इज मेन हियर। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या है सर, सेल्स के प्रोसीजर में क्या क्या चेक करोगे? तो आप ये देखोगे कि क्या ऑथराइजेशन वहां पर भी है सेल्स मैनेजर की, क्रेडिट पीरियड जो दिया है डेटर्स को लिए वो नॉर्मल पीरियड है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो क्या स्पेशल परमिशन लिए, टर्म्स एंड कंडीशन सेल्स की क्लियरली स्पेसिफाइड है कि नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस देखे बिना आपने डेटर तो नहीं खड़ा कर दिया, मतलब आपने किसी को क्रेडिट पे सेल तो नहीं कर दी, इन्वेंट्री की पोजीशन चेक करी कि नहीं करी आपने सेल बुक करने से पहले कि माल पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है। तो ये बहुत जनरल आंसर है। इंटरनल कंट्रोल क्या ध्यान रखोगे आप चेक करते समय? आंसर इज वेरी जनरल, बट एक बार नजर में आना चाहिए क्वेश्चन कि हाँ दिस इज द पैटर्न यू हैव टू राइट।
इसके अलावा भी कुछ आता है, परचेज का आता है, कुछ भी आता है, आराम से आप अटेंड कर सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो इस अटेम्प्ट में वैसे भी इस टॉपिक पे जुलाई 21 में इस अटेम्प्ट जो क्वेश्चन था वो सेक्शन 138 पे आ चुका है, तो वी डोंट एक्सपेक्ट मच इन द कमिंग अटेम्प्ट्स, बट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी अगर आपको मालूम है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टर्नओवर अगर एक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का 155 करोड़ है तो उसको क्या ऑडिटर रखना है क्या, ठीक है। तो आपको वो कंडीशन पता होनी चाहिए कि लोन्स वाला और टर्नओवर वाला 200 करोड़ वाला लिमिट होता है, तो यहाँ पर उसको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी। तो सेक्शन 138 क्लियर कट आंसर है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। मॉड्यूल के क्वेश्चंस खत्म, हाँ, मॉड्यूल के क्वेश्चंस खत्म। अभी some other questions which I feel that is important for you, so we are discussing those topics. Scope of internal auditor. Internal auditor जब ऑडिट करने आता है तो सिर्फ वो कंट्रोल्स ही चेक नहीं करता है बच्चों। He's not there just to check the internal controls of the organization. No, he's there for two more things, which is गवर्नेंस कैसी हो रही है, एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, एंड सेकेंडली रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ द एंटिटी हैज अप्लाइड दिस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। क्या रिस्क आइडेंटिफाई कर रही है मैनेजमेंट, क्या रिस्क एनालाइज कर रही है मैनेजमेंट, क्या रिस्क के खिलाफ कुछ इंपैक्ट या रिस्क का इंपैक्ट देख के असेस करके उसके खिलाफ कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही है एंटिटी। और मुझे हेल्प करनी है उनको बताने में कि आपका ये अच्छा नहीं, आपको इंप्रूव करो, बिकॉज आई एम द इंटरनल ऑडिटर दिस टाइम। तो इंटरनल ऑडिटर तो मदद करने जाता है मैनेजमेंट को ताकि मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, है ना। तो देयर आर 3 एक्टिविटीज व्हिच द इंटरनल ऑडिटर हैज टू कवर। 1, एक्टिविटी रिलेटिंग टू गवर्नेंस, कि आपका गवर्नेंस का प्रोसेस कैसा है, क्या आप आराम से अचीव कर पा रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव्स, क्या आप रिस्क कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्या आपका हर एक एस्पेक्ट, चाहे कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला एस्पेक्ट हो, क्या वो इफेक्टिव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रॉपर तरीके से आप हर चीज कम्युनिकेट कर रहे हो ऑडिटर्स को, मैनेजमेंट को, एटसेट्रा। सो ये आपको चेक करना है। सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट, क्या आप सारे सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स देख रहे हो कि आपके खिलाफ ये एक्सपोजर्स आ सकते हैं। तो ऑडिटर भी हेल्प करेगा कि मैं देखता हूं ये एक्सपोजर लग रहे हैं मुझे, आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, इसमें इंप्रूवमेंट करो, ही विल हेल्प। एंड जब वो इंटरनल कंट्रोल में चेक करने आएगा, तीसरा उसको इंटरनल कंट्रोल देखना ही देखना है, उसमें भी 4 चीज देखनी है। पहला, कंट्रोल्स प्रॉपर्ली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, नहीं तो रेकमेंड करो इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल। क्या फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन को समय समय पे आइडेंटिफाई करके, रिकॉग्नाइज करके बुक किया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये आपको चेक करना है। क्या आपके जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली चल रहे हैं, और क्या लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस भी आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 4 चीजें कंट्रोल्स वाले पार्ट पे देखनी है। तो क्वेश्चन खाली कंट्रोल्स पे भी आ सकता है, थर्ड पॉइंट पे, कि व्हाट आर द एक्टिविटीज जो इंटरनल कंट्रोल में देखनी है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, व्हाट इज द ओवरऑल स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और हो सकता है करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ जाए, आपसे पूछ ले इंटरनल कंट्रोल ही चेक करता है इंटरनल ऑडिटर, नहीं, गवर्नेंस भी देखनी है, रिस्क मैनेजमेंट भी देखना है, और इंटरनल कंट्रोल के अंदर 4 कंट्रोल्स देखना है, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन समय समय पे रिकॉग्नाइज हो रही है, compliance with laws and regulation, and operating activities का review. Okay, fine. This is the scope of internal auditor. The next question is limitations of internal control. मॉड्यूल हो गया, खत्म हो चुका था, पहले हो गया था, अभी ये सब बाकी के क्वेश्चंस ले रहा हूं, आपके बाकी के कॉन्सेप्ट्स ले रहा हूं। इंटरनल कंट्रोल की क्या लिमिटेशंस होती हैं? पहली तो सिंपल है सर, वो इंटरनल कंट्रोल कितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो, रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ते हो ना कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या होती है, वैसे कंट्रोल्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नंबर 1, वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देता है। नंबर 2, यहां से प्रैक्टिकल लिमिटेशन चालू होती है। सर, कंट्रोल लगाने वाला बंदा कौन? ह्यूमन। तो ह्यूमन एरर हो सकते हैं ना, जजमेंट गलत हो सकती है ना, बिल्कुल गलत सकती है, क्योंकि गलत जजमेंट से फिर गलत कंट्रोल लगेगा, ठीक है। सो ह्यूमन जजमेंट इज अ बिग फैक्टर। फिर कभी कभी क्या होता है, जो कंट्रोल्स को लगाने के लिए जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने ना कंट्रोल को अप्लाई तो किया, लेकिन उनको पर्पस ही मालूम नहीं है कि कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं। तो जब पर्पस ही नहीं मालूम है कंट्रोल लगाने का, तो उससे जो फायदा मिलने वाला है वो आप उठा ही नहीं पाओगे। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस का मतलब क्या है?
भाई हमने कंट्रोल इसलिए लगाया था, एक्सेप्शन रिपोर्ट का फंडा होता है बैंक ऑडिट्स में कि आप ये एक्सेप्शन रिपोर्ट आएगी, ये एक्सेप्शन रिपोर्ट में एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन होंगे, आपको कंफर्म करने की एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं है। अब उस बंदे को पता ही नहीं है बैंक मैनेजर को कि ऐसे एक्सेप्शन रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है निकलने का। वो कहता है हाँ आ रही है रिपोर्ट, मैं साइन करके दे देता हूँ, हाँ। सो पर्पस ही नहीं समझा तो कंट्रोल फेल हो गया। फिर चौथा, कंट्रोल कितने अच्छे क्यों ना हो, जब लोग आपस में सेटिंग कर लेते हैं, कोल्यूजन कर लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं, सो कंट्रोल फेल होना लाजमी है। फिफ्थ इज जजमेंट बाय मैनेजमेंट। कंट्रोल लगाया किसने? मैनेजमेंट ने। डिसीजन किसका है, कितना नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल लगाना है, कितनी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क के ऊपर लगाना है? मैनेजमेंट का। वो आराम से ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल को, जब मर्जी हो वो ओवरराइड कर सकता है। और छठा पॉइंट, स्मॉल एंटिटी। एज आई सेड, स्मॉल एंटिटी पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। छोटी एंटिटी में, खाली इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है 6 वाले पे, छोटी एंटिटी के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है कंट्रोल की? पहला, वहां छोटी एंटिटी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो पॉसिबल होता नहीं है, मतलब वहां एक ही बंदा इनिशिएट भी कर रहा होता है, ऑथराइज भी कर रहा है, ज्यादा तो लोग होते नहीं है, एक ओनर मैनेजर होगा और बाकी सब 2-4 एम्प्लॉइज होंगे। तो छोटी एंटिटी में एक तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि एक खराब एस्पेक्ट है, क्योंकि कंट्रोल अच्छे नहीं होंगे उसके उसमें। पर फिर बोल रहा है नहीं सर, अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं तो क्या हुआ, ओनर मैनेजर जो है वो ज्यादा अच्छे से वहां पर क्या कर पा रहा है, ओवरसी कर पा रहा है, नजर रख पा रहा है किस पे, एक्टिविटीज पे। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं भी है तो इसको कॉम्पनसेट कर लिया किसने, इस ओवरसाइट ने, प्रॉपर नजर रख पा रहा है मैनेजर वहां पर, क्योंकि उसके सामने ही बैठे हैं सारे एम्प्लॉयज। लेकिन फिर वापस नेगेटिव बोल दिया, क्या कि सर फिर अगर ओनर मैनेजर ही सब कुछ कर रहा है तो वो आराम से क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है ना कंट्रोल्स को। छोटी एंटिटी में तीनों चीजें ध्यान रखनी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होती है लेकिन ओवरसी अच्छा होता है, गवर्नेंस अच्छा होगा, लेकिन फिर चांस तो पूरे हैं कि ओवरराइड भी कर सकते हैं कंट्रोल्स को। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स, अगर छोटी एंटिटी में वो रिलाई करना चाहता है कंट्रोल्स पे, तो सब चीजें ध्यान में रखते हुए उसको रिलाई करने से पहले ये देखना है। सो दीज आर ऑल लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फर्स्ट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड्स अ रीजनेबल एश्योरेंस। बाकी ह्यूमन जजमेंट है, मैनेजमेंट की जजमेंट है, कोल्यूजन है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ तो फेल हो जाएगा कंट्रोल। छोटी एंटिटी में ये एस्पेक्ट्स ध्यान में रखना है। ओके फाइन, दिस इज लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। Now, next two questions that we'll be taking is a bit in chapter 4 and a bit of chapter 6 also. Chapter 4 का तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, चैप्टर 6 का भी एक लॉजिक जो 4 में भी है 6 में भी है, वो 4 में ही पढ़ लेते हैं। तो जब भी हम 6 पढ़ेंगे तभी इस पार्ट को मैं सिर्फ बता दूंगा कि हमने ये चैप्टर 4 में पढ़ लिया। और ये दो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, very important questions. IT benefits and internal control, and the next question will be 13th one will be IT poses some risk to the internal control. मतलब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना बच्चों, इससे क्या फायदा मिला एंटिटी के कंट्रोल्स को, और आईटी से क्या नुकसान हो सकता है, क्या रिस्क आ सकती है एंटिटी के कंट्रोल्स पे, उसकी बात करेंगे। Both the topics are there in the book, we have already done. First, पहले तो फायदे बता देता हूं, बहुत इजी है, लॉजिकली पढ़ोगे तो बहुत इजी है। सर आईटी से बेनिफिट क्या हुआ एंटिटी के कंट्रोल को? सबसे पहला, कंसिस्टेंसी हमेशा सबसे कीवर्ड होता है कंप्यूटर्स जब आप लगाते हो, कि यहां पर जो भी लॉजिक्स आप लगा रहे हो, जो भी रूल्स आप लगा रहे हो, सब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी आराम से परफॉर्म हो जाती है आईटी के थ्रू। तो एक फायदा कंट्रोल को ये मिला। दूसरा, इंफॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल होगी, एक्यूरेटली अवेलेबल होगी और हमेशा अवेलेबल होगी। और इससे ये फायदा होता है कि जब आप इंफॉर्मेशन सारी डिटेल में अवेलेबल है तो आप एडिशनल एनालिसिस भी कर सकते हो, माइनिंग भी कर सकते हो इंफॉर्मेशन से। प्लस आईटी ने एक मदद और करी है कि मॉनिटरिंग बहुत कंफर्टेबल कर दिया। देयर आर वेरियस टेक्निक्स, वेरियस सॉफ्टवेयर्स जिसको हम कैट बोलते हैं, ठीक है, अवेलेबल है, आप उनके थ्रू मॉनिटरिंग आराम से कर पाते हो, तो मॉनिटर कर पाओगे आप एंटिटी की एक्टिविटीज को। रिस्क ऑफ ओवरराइडिंग दी कंट्रोल्स भी कम हो जाएगी, यहां पर हर कोई सर्कमवेंट नहीं कर पाएगा, हर कोई ओवरराइड नहीं कर पाएगा कंट्रोल को। और यहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी बहुत अच्छे से लग पाएगा, क्योंकि सिस्टम बेस्ड काम है ना, तो जब तक इसके आईडी से ये काम अप्रूव नहीं होगा तब तक वो आगे प्रोसेस ही नहीं होगा। तो कंट्रोल्स बहुत अच्छे से लगा सकते हो आईटी की वजह से। तो आईटी से बेनिफिट तो ये मिला कि सर कंसिस्टेंसी आई, कि अब लॉजिक्स जो लगेंगे, रूल्स जो लगेंगे, वो सब कंसिस्टेंटली लगेंगे, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आसानी से परफॉर्म हो जाएगी। इंफॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल होगी, हमेशा अवेलेबल होगी, डिटेल में अवेलेबल होगी, तो एडिशनल एनालिसिस भी पॉसिबल है।
सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑडिट में मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो. देयर आर वेरियस टेक्निक्स अवेलेबल. ईएएस में आपके पढ़े भी होंगे आपने. स्नैपशॉट टेक्निक्स आर देयर, आईटीएफ टेक्निक्स आर देयर, सब सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक्स हैं. स्कार्फ इज देयर. कंट्रोल्स को सर्कमवेंट करने के चांस भी कम हो जाएंगे क्योंकि इतना आसान नहीं है आईटी कंट्रोल्स को सर्कमवेंट करना. और लास्ट में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी बहुत अच्छे से लग पाएगी. मैनुअल में तो फिर भी घपले हो सकते थे, यहां इतना आसान नहीं है. सो दीज आर द बेनिफिट्स पार्ट. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके रिस्क वाले पार्ट को. अगर रिस्क वाले पार्ट की बात करें कि आईटी की वजह से रिस्क क्या आ रही है, तो सीक्वेंस में ऐसे बताता हूं. सेकंड पॉइंट पहले, सर अनऑथराइज कोई भी एक्सेस कर सकता है डेटा को, ये तो हमेशा सबसे बड़ी रिस्क है. फिर फोर्थ पॉइंट, अनऑथराइज बंदे ने अगर एक्सेस कर लिया तो वो अनऑथराइज चेंजेस कर सकता है हमारे मास्टर डेटा में. वो अनऑथराइज चेंजेस कर सकता है हमारे सिस्टम और प्रोग्राम में. और वो ये भी कर सकता है कि वो जो जेन्युइन बंदा है चेंज करने के लिए, जिसको चेंजेस करना था, वो चेंज ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि अनऑथराइज बंदे ने ब्लॉक कर दिया उसको. तो पॉइंट नंबर 2 पहले लिया मैंने, सर अनऑथराइज एक्सेस कोई भी कर सकता है. 4 फिर लिया, अनऑथराइज बंदा आके क्या कर लेगा, मास्टर फाइल में चेंज कर लेगा, सिस्टम एंड प्रोग्राम में चेंज कर लेगा, और वो मेन बंदे को रोक लेगा. जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, फेलियर टू मेक द नेसेसरी चेंजेस. जो बंदा चेंजेस करने के लिए एलिजिबल था, ऑथराइज था, वो चेंज नहीं कर पा रहा है. और जिसने एक्सेस कर लिया, लास्ट पॉइंट, वो लॉस पहुंचाएगा डेटा को. और जिसको एक्सेस करना था वो बेचारा एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, एनेबल टू एक्सेस द डेटा. एक तो ये सीक्वेंस में ले लो. फिर 2 पॉइंट और बचे, वो भी ले लेते हैं. थर्ड पॉइंट पहले, सर आईटी पर्सनल जिसको आपने एक्सेस दिया था उसने अपनी एक्सेस का गलत इस्तेमाल किया, मतलब उसने उसकी जितनी ड्यूटी असाइंड थी उसको उससे ज्यादा एक्सेस कर दिया, जिसको हम ईआईएस के टर्मिनोलॉजी में, आईटी की टर्मिनोलॉजी बोलते हैं. रोल बेस्ड जिसको हमने एक्सेस दिया था उसने ज्यादा उसको एक्सेस कर लिया, जितना उसको जानने की जरूरत थी उससे उसने ज्यादा एक्सेस कर लिया. ये भी डर है. और फर्स्ट पॉइंट ये डर है, सर हम ऐसे सिस्टम्स और प्रोग्राम पर रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या पता अंदर क्या चल रहा है. तो आईटी की वजह से रिस्क क्या आ रही है इंटरनल कंट्रोल्स में कि मैनेजमेंट लोग, ऑडिटर्स लोग ऐसे सिस्टम और प्रोग्राम पर रिलाई कर रहे हैं जिसमें अंदर प्रोसेसिंग गलत चल रही है, डेटा की इनपुटिंग गलत हो रही है, प्रोसेसिंग में गड़बड़ आ रही है. सो ऐसे सिस्टम पर रिलाई करना भी भारी रिस्की हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज टॉपिक नंबर 13, आईटी की वजह से क्या रिस्क आती है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग कॉन्सेप्ट इन चैप्टर 4, indirectly I'm covering SA 610. और 610 बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कम समझ आता है, इसलिए we are taking right now that particular point. 610 क्या है? सर जब आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने का सोचते हो, there 610 comes. Absolutely correct. उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, नंबर्स सबको याद होते ही हैं. But the concept is, listen carefully, एक्सटर्नल ऑडिटर को ये डिसाइड करना है. और 2 चीजें होती है बच्चों, ध्यान रखना, किसमें, 610 में 2 चीजें. कौन सी? एक्सटर्नल ऑडिटर को सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि क्या वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क का इस्तेमाल करेगा. इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब वही कि इंटरनल ऑडिटर ने जो गवर्नेंस चेक किया, रिस्क मैनेजमेंट चेक किया, इंटरनल ऑडिटर ने जो कंट्रोल्स चेक किया, क्या मैं उसके वर्क पे रिलाई करूं, खाली वर्क पे. और एक ऑप्शन होता है, क्या मैं डायरेक्ट मदद ले सकता हूं इंटरनल ऑडिटर से, डायरेक्ट असिस्टेंस. डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब होता है मेरे इंस्ट्रक्शंस पे इंटरनल ऑडिटर काम करे, मैं उसको बोलूं ऐसे करना है तुझे नेचर टाइम एक्सटेंड इस आइटम के ऊपर, वो मुझे करके और रिपोर्ट करे. है मैनेजमेंट का बंदा, हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया होता है इंटरनल ऑडिटर को, तो सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है कि भाई कहीं लॉ और रेगुलेशन में भी मना हो सकता है कि नहीं आप ऐसे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते इंटरनल ऑडिटर से, नहीं तो आपकी इंडिपेंडेंस हर्ट हो सकती है, या वो इंडिपेंडेंट बंदा नहीं, आप उस पर कैसे डायरेक्ट उससे कैसे मदद ले सकते हो. और ये एंगेजमेंट टीम का भी पार्ट नहीं होता हमारा. इंटरनल ऑडिटर तो मैनेजमेंट का बंदा है, उसने अपॉइंट किया उसको. पर देयर इज एन ऑप्शन इन दिस स्टैंडर्ड दैट आइदर यू कैन यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और यू कैन गेट डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर. एंड इफ यू आर यूजिंग आइदर ऑफ देम, आपको डिसाइड करना है कितना आपको उनके ऊपर रिलाई करना है. नाउ सेकंड पॉइंट इज, अगर आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क का यूज करना चाहते हो, जो नॉर्मली सबके दिमाग में आता है, हाँ सर इंटरनल ऑडिटर ने काम कर दिया, मैं उसकी रिपोर्ट पर रिलाई करना चाहता हूं, तो उससे पहले यह आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसका वो काम आपकी ऑडिट के लिए, आपके पर्पस ऑफ ऑडिट के लिए एडिक्वेट है कि नहीं है. फर्स्ट पोर्शन. तो अगर आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे रिलाई करना चाहते हो, ठीक है, किस पे, इंटरनल ऑडिट
फंक्शन पे। तो अगर आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे रिलाई करना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि वो काम आपके लिए एडिक्वेट होगा कि नहीं होगा, एडिक्वेसी देखनी है आपको। और अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हो किससे, इंटरनल ऑडिटर से सर, तो फिर आपके सुपरविजन में, देखो क्या लिखा है, आपके डायरेक्शन में, आपके सुपरविजन में आपको उसके काम को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके दिशा अनुसार, निर्देश अनुसार, आपके डायरेक्शंस पे, आपके सुपरविजन में काम करने वाला है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब सवाल आता है सर एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, और दूसरा वाला इंटरेस्टिंग है वो समझा दो, क्योंकि मेनली ये 2 ही चीजें हैं इसमें समझने के लिए। तो पहले अपन बात करेंगे एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एडिक्वेट का सिंपल मतलब है आपको ये चेक करना है कि क्या वो इंटरनल ऑडिटर का काम मेरे लिए काम का है कि नहीं है। उसके लिए आप रिवर्स से पढ़ो, CDA, सी पहले, क्या इंटरनल ऑडिटर ने अपना काम सिस्टमैटिकली, डिसिप्लिन तरीके से, क्वालिटी पे कंट्रोल रखते हुए किया, हाँ, तो यू कैन रिलाई दैट वर्क इज एडिक्वेट फॉर यू। इफ नॉट, मत करना। सेकेंड, उसकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, उसकी टीम मेंबर्स की, उसकी। द फर्स्ट इज, क्या उस इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर हो रही है। ऑब्जेक्टिविटी कैसे इंश्योर होगी सर, मैनेजमेंट ने उसको ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस में लोअर लेवल पर रखा हुआ है तो आराम से उसके ऊपर प्रेशर है, सब लोग उसके ऊपर प्रेशराइज, सब उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऐसी है कि मैनेजमेंट कह रहा है कि तू कोई भी डिसीजन लेगा हमसे पूछे बिना नहीं कर सकता और हम ही बताएंगे वही करना है। सो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। इसका मतलब तो फिर मेरे लिए उसका वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो मैं उस पर रिलाई नहीं करूंगा, फिर मैं अपना नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स या दूसरे प्रोसीजर्स ही ज्यादा लगाऊंगा। तो एडिक्वेसी चेक करने के लिए 3 पॉइंट, इस पे भी छोटा सा क्वेश्चन है। और अब मैं दूसरे फेज पे जाता हूं, किसमें सर, अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंस, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हो किससे, इंटरनल ऑडिटर से, क्या पॉसिबल है। तो पहले तो देखो लॉ रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है, इफ द लॉ एंड रेगुलेशन परमिट्स तो ठीक है। अगर लॉ मना कर दिया लॉ ने कि भाई नहीं कर सकते आप डायरेक्ट असेस, मदद नहीं ले सकते, आपकी इंडिपेंडेंस हर्ट होगी, तो फिर ठीक है मत लो। लेकिन अगर लॉ ने मना नहीं कर रखा है, कहीं पे भी मना नहीं कर रखा, तो मुझे ये देखना है कि मुझे उस पर रिलाई करना है कि नहीं करना है। उससे पहले आपको 2 चीजें इवैल्यूएट करनी है। क्या, 1 and 2। 1, क्या उस इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी पे कोई खतरा तो नहीं है, मतलब मैनेजमेंट का प्रेशर, देखो बेसिक तो होगा, थोड़ा तो होगा, तो आपको देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, कहीं उसके ऊपर खतरा तो नहीं है इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। और दूसरा बेसिक पॉइंट हमेशा ही देखना चाहिए, इधर भी कर रहे हो आप काम, क्या, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, कि वो इतना कॉम्पिटेंट है कि वो मुझे मदद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर आप डिसाइड करते हो कि हाँ चलो मेरे को अभी तो मन तो है कि मैं उस पर रिलाई करता हूं, मतलब उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लेता हूं, तो उससे पहले आपको 2 लोगों से राइटिंग में कुछ लिखवा के लेना है। किन से, एक तो एंटिटी के जो मैनेजमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उससे क्या लिखवा के लेना है, 2 चीजें। पहली, तुम लिख के दो, किससे लिखवा रहे हो, मैनेजमेंट से, हाँ, तुम लिख के दो कि तुम इंटरनल ऑडिटर को एक्सटर्नल ऑडिटर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की परमिशन देते हो, मतलब तुम इंटरनल ऑडिटर को परमिट करते हो कि वो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है। और दूसरा, तुम टांग नहीं अड़ाओगे, इंटरवीन नहीं करोगे, जब भी इंटरनल ऑडिटर मेरे बिहाफ पे कोई काम कर रहा होगा तुम टांग नहीं अड़ाओगे वहां पे। ये तो मैनेजमेंट से लिखवा लो, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो तो क्या मतलब है। इंटरनल ऑडिटर से भी 2 चीजें लिखवानी है। क्या सर, तू लिख के दे कि एक तो तू कॉन्फिडेंशियल रखेगा कुछ इंफॉर्मेशन को, मैं तुझे बोलूंगा ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी, तो तू कॉन्फिडेंशियल रखेगा। और प्लस अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तेरे ऊपर कोई भी खतरा आता है, थ्रेट आता है ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, यू आर गोइंग टू टेल मी, सो दैट फिर मैं मैनेजमेंट से बात करूं कि तुम इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। ठीक है, ये किससे लिखवाना है, इंटरनल ऑडिटर से लिखवाना है। दिस इज हाउ द सेकंड पार्ट, दैट इज whenever you are taking direct assistance from internal auditor, this is how the second part goes. Clear? So this is all in this chapter what we had to study. I'll just give a briefing of the chapter once again. इस चैप्टर का नाम है रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट पता होना ही चाहिए, और रिस्क असेसमेंट में भी 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या सर, रिस्क कहां मिल सकती है, रिस्क हमेशा 2 लेवल पे मिलती है, असर्शन लेवल पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। रिस्क असेस कैसे करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर असेस मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उसका इंपैक्ट कितना आएगा, वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, और फिर रिस्क को रिस्पॉन्ड किया जाता है। आइडेंटिफाई और असेस 315 के अंदर होता है, रिस्पॉन्ड 33
0 के अंदर होता है ऐसे नंबर। रिस्क के अंदर ऑडिट रिस्क की बात करें तो ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फिर दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनहेरेंट और कंट्रोल, एंड दैट आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द इनिशियल क्वेश्चन। फिर रिस्क असेसमेंट पार्ट इतना होता है, कंट्रोल्स में आ जाता है। कंट्रोल के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस्ड, कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशन भी डिस्कस्ड। कंट्रोल्स के अंदर दो टेस्टिंग, प्रोसीजरल टेस्ट और टेस्ट एग्जामिनेशन इन डेप्थ, वो दोनों डिस्कस किए। और फिर आईटी के बेसिस पे भी बात करी कि आईटी के आने से कंट्रोल्स को क्या फायदा मिलता है, आईटी के आने से क्या रिस्क आते हैं, देन वी टॉक्ड अबाउट 610। तो दिस इज द बेसिक समरी और द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। बाकी जो चीजें हैं सब तो कवर ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे हम लोग, पर जो चीजें हैं वो भी आपको देखनी जरूर है। हमने ड्यूरिंग द लेक्चर्स पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो अब आपको वो भी चीजें देखनी है। एवरीथिंग इज देयर इन दी बुक, आराम से कंफर्टेबली आपको पढ़ना है। सो हियर वी एंड द चैप्टर 4 रिवीजन लेक्चर फॉर November 21।